हेलो थिंकर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और पूरी एनर्जी के साथ अपनी तैयारियों में जुटे हुए होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ डे बाय डे एक एक स्टेप से आगे बढ़ रहे होंगे। और निश्चित ही आप अपने गोल को अचीव कर लोगे, अपनी मंजिल को पालोगे, इतनी मेहनत जो कर रहे हो। और मैं मनमोहन हमेशा की तरह आज भी आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या फिर बेशक कोई डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम, आप मेंस वगैरह अगर किसी सिविल्स का या किसी और एग्ज़ाम का लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये न्यूज़ कोट करने में बड़ा मतलब एक कॉन्फिडेंस के साथ आप इनको कोट कर सकते हैं, जो कि एक्स्ट्रा मार्क्स आपको दिलवा सकती हैं। तो अगर आपको इस लेक्चर के दौरान कोई चीज़ छूट जाए, कोई चीज़ ना समझ आए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं और सारी पीडीएफ वगैरह, सारे जितने भी लिंक हैं चैनल के, वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। और बाकी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए क्लास को। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आने वाले टाइम में हम और भी कोशिश करेंगे रिफ़ाइन करने की चीज़ों को और भी एजुकेशनल टॉपिक को टैप करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी इस जर्नी में हम आपका भरपूर साथ जो है दे सकें, ताकि R&D में जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वो आपको ना करना पड़े। बस आप पढ़ो, रिवाइज करो। ओके थिंकर्स, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपनी पहली न्यूज़ के ऊपर। पहली न्यूज़ है कि वॉर और कॉन्फ्लिक्ट के दौरान किसी भी एरिया के अंदर या एनवायरनमेंट में कोई भी नुकसान होता है, उसको इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट 2025, वो दिन जो है ऑब्जर्व किया जाता है 6 नवंबर 2025 को। हर साल 6 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। अगर ऐसा कोई आ जाए, ठीक है, ऑप्शन में, तो बस इतना याद रखना आपने कि ऐसा डे कि वॉर और कॉन्फ्लिक्ट के दौरान कोई भी एनवायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन होती है, उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए 6 नवंबर 2025 का जो डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे जो जन धन योजना के थ्रू जितने भी अकाउंट्स बने थे जीरो बैलेंस वाले, मतलब मिनिमम बैलेंस उसमें रिक्वायरमेंट होता नहीं। आपको मैं बताऊंगा कि जन धन योजना क्या है। फिलहाल जो न्यूज़ में है वो इसलिए है ये चीज़ कि 2.75 लाख करोड़ रुपए जो है जन धन अकाउंट्स के अंदर वो डिपॉजिट हो चुके हैं और एक तरीके से मेजर फाइनेंशियल इंक्लूजन माइलस्टोन को हमने अचीव कर लिया है। ये स्कीम जो है 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी और फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी को प्रमोट करने के लिए ये हुआ था कि जो बिल्कुल रिमोट एरिया के अंदर भी जो लोग हैं उनको कोई स्कीम्स का बेनिफिट अगर मिलता है, वो अगर बेनिफिशरी हैं किसी भी मतलब पैसे के, कि भैया कोई स्कीम के तहत उनको पैसे देने हैं, तो डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत उनके अकाउंट में जो है भेजा जा सके। और उसके लिए अकाउंट्स खोलेंगे तभी तो वो चीज़ बनेगी। बस यही थी प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कि 28 अगस्त 2014 को जो है लॉन्च हुई थी। और एक तरीके से ये फैसिलिटेट करती है, मैंने आपको बताया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को। एलिजिबिलिटी अगर देखें तो 18 से 59 ईयर्स तक के लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। जो माइनर्स हैं, जो अबाउट 10 ईयर्स के हैं, वो भी ओपन कर सकते हैं अकाउंट, लेकिन जो गार्जियन की सुपरविजन के अंदर, ठीक है। और किसी भी बैंक ब्रांच में या जो बैंक मित्र होते हैं, जो भी और भी रिमोट इलाके होते हैं वहाँ बैंक मित्र होते हैं, ठीक है, कि बड़ा बैंक तो होता नहीं या कोई उनकी ब्रांच नहीं होती, तो बैंक मित्र काम करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो उनके यहाँ जीरो बैलेंस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो है अकाउंट खोला जा सकता है। जीरो बैलेंस अकाउंट का मतलब है कि कोई भी मेंटेनेंस जो फीस है, मिनिमम बैलेंस या ऐसी कोई चीज़ चार्ज की नहीं जाती, बशर्ते अगर आप चेकबुक लोगे तो उसका चार्ज आपसे ले लिया जाएगा, ठीक है। बाकी तो रुपए, डेबिट कार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगी और कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की कोई भी लिमिट नहीं है। चलिए, इंडिया के जो 1% रिचेस्ट लोग हैं उन्होंने अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर लिया है बाय 62% 2000 से लेके 2023 तक। ये G20 की रिपोर्ट कहती है, ठीक है। G20 की रिपोर्ट जारी करता है साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंसी। और इसकी अगर माने
तो इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी जो है इन सालों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है और उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आने वाले दिनों में बहुत सारी तकलीफ़ें जो है देखने को मिल सकती हैं। उन्होंने बोला है कि 1% लोग जो वेल्दी थे, रिचेस्ट थे, उन्होंने ही इन 20-25 सालों के अंदर अपनी वेल्थ को 62% से इंक्रीज कर लिया है। और ये स्टडी किसने की है? नोबल लॉरिएट हैं जोसेफ स्टिग्लिच, ठीक है। और उन्होंने वार्न किया है जो ग्लोबल लेवल की इनइक्वालिटी है वो एक इमरजेंसी लेवल के ऊपर बढ़ गई है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए अपने आप में एक खतरा है। तो देखिए, मैंने रिसेंटली आपको एक न्यूज़ में कवर करवाया था कि कैसे बर्थ रेट बिल्कुल डाउन चल रहा है। फिर FAO की मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी कि कैसे भुखमरी के हालात आ सकते हैं, ठीक है। और अब ये इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी, तो कोई अचंभे वाली बात नहीं कि आने वाले सालों के अंदर गृह युद्ध जैसी समस्याएं, जो कि अभी आप एक और कंट्री में देखने को मिल रही है, शायद क्यूबा वगैरह में, ठीक है, वहाँ जैसे मतलब अगर परिस्थिति अगर और देशों में भी हो जाए तो कोई अचंभे वाली बात नहीं है आने वाले दिनों के अंदर। चलिए, नेपाल जो है 10 डे कार्तिक नाच फेस्टिवल कंक्लूड किया है। कार्तिक पूर्णिमा के ऊपर ये डांस होता है और पतन दरबार स्क्वायर के अंदर हुआ है। ये पतन दरबार स्क्वायर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नेपाल के अंदर। और इसके पीछे क्या है? कार्तिक नाच के पीछे कि इसको कत्ती प्यखा भी बोला जाता है। 17वीं सेंचुरी में सिद्धि नरसिंह मल्ला, जो कि पतन के राजा थे, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। और हिंदू, स्टार्टिंग में तो जो हिंदू डेटीज़ हैं उनको मतलब एक स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे रिझाने के लिए ये शुरू किया था, लेकिन बाद में एक कल्चरल इवेंट, एक सिंबलाइज करने के लिए, रॉयल्टी, रिलीजन, रिजिलियंस को सिंबलाइज करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाने लगा, ठीक है। बस आप ये याद रखेंगे कि कार्तिक नाच क्या है, नेपाल से जुड़ा है, किसने स्टार्ट किया था, ठीक है। बस इतना याद रखेंगे अगर बात है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगर क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ अगर हम बढ़ें, तो स्वीडन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली कैशलेस नेशन। स्वीडन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है कि जो कि कैशलेस इकोनॉमी, फुल्ली 100% कैशलेस जो है हो गया है। ये 2012 में ये स्टार्ट हुआ था ये शिफ्ट, ठीक है। स्विस करके एक रियल टाइम मोबाइल पेमेंट ऐप है, वो डेवलप की थी मेजर स्वीडिश बैंक्स ने। तो उसके ज़रिए आज जो स्वीडन है फुल्ली जो कैशलेस कंट्री बन गया है भाई। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जनरली अवेयरनेस के लिए कि कौन सा ऐसा देश है जो फुली कैशलेस डिक्लेयर हो गया है। इंडिया बिकम्स द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री ग्लोबली इन क्लीन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पाइपलाइन। USA और चाइना के बाद तीसरे नंबर पे हम हैं, जो कि अपना जो भी डीकार्बनाइजिंग के अंदर, जो कि हार्ड टू अबेट सेक्टर, हार्ड टू अबेट सेक्टर जिनको उनको बोलते हैं, जिनके अंदर मतलब ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ज़्यादा निकलती हैं जिन सेक्टर से, ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, चाहे वो सीमेंट का हो या फिर स्टील का हो और केमिकल्स का हो। तो उसके अंदर हम तीसरे नंबर पे आ गए हैं एक क्लीन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पाइपलाइन के अंदर, कि हमने कंपैरेटिवली कंट्रोल किया है उन चीज़ों को। और हमसे आगे चल रहे हैं कौन? चाइना और USA। ये बस आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है महाराष्ट्र पहला इंडियन स्टेट बन गया है जिसने पार्टनरशिप की है इलॉन मस्क की स्टारलिंक के साथ फ्री फॉर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज के लिए, ठीक है। कि वहाँ का जो रिमोट एरिया है, वहाँ के जहाँ पे वैसे ये टावर वाले नेटवर्क जो है वो ना पहुँचे हुए हों, तो काफ़ी तकलीफ़ होती है कि नेट वगैरह यूज़ करने के लिए, तो डिजिटल जो सेवाएं उनके साथ जुड़ नहीं पाते लोग वहाँ के। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ने स्टारलिंक के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट जो है साइन किया है, जिसके थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है, स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक स्पेस एक्स की वेंचर है, उसने सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस जो है
वो प्रोवाइड करवाने की बात बोली है। महाराष्ट्र की बात चल रही थी तो देखिए थोड़ा हम देख लेते हैं महाराष्ट्र के जो बेसिक जीके हैं उसके बारे में। चीफ मिनिस्टर वहाँ के देवेंद्र फडणवीस हैं, गवर्नर वहाँ के आचार्य देवव्रत हैं, कैपिटल मुंबई है। नेशनल पार्क तादोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ की, भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, करनाला बर्ड सेंचुरी है, मेल घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और राधा नगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये बस आप बार बार जैसे न्यूज़ के अंदर आते हैं तो इसे रिवीजन भी हो जाती है, याद रखने की ज़रूरी चीज़ें हैं। पहला इंटरनेशनल और 31वां एनुअल कॉन्फ्रेंस किसका? सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स का, जो कि सीबीएसई के थ्रू करवाया जाता है, वो दुबई में जो है करवाया गया है अब की बार, और पहली बार ये इंटरनेशनली हुआ है। और एक ये इनिशिएटिव है सीबीएसई का, ये मैंने आपको बताया। और इसका जो टाइटल रखा गया है, फर्स्ट इंटरनेशनल एंड 31st एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स, दुबई के ग्रांड हयात के अंदर 4 से 5 नवंबर तक ये चला है। ठीक है, और इसकी सेंट्रल जो थीम है वो है रूटेड इन विजडम राइजिंग विद विजन, री इमेजिनिंग एजुकेशन थ्रू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो जो हमारा सीबीएसई है वो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको मतलब बाहर देशों के अंदर भी प्रमोट करने का काम कर रहा है। और इसी के साथ वहाँ, एक सेकंड, यस, लगभग 1000 पार्टिसिपेंट्स, जिसमें प्रिंसिपल्स आ गए, टीचर्स आ गए, एजुकेटर्स आ गए, उन्होंने सबने पार्टिसिपेट किया। और गल्फ रीजन से भी काफ़ी रिप्रेजेंटेशन देखने को मिली है। जो बाहर यूएई के अंदर लगभग 100 सीबीएसई स्कूल हैं, उनकी तरफ से भी काफ़ी अच्छा सहयोग देखने को मिला है। रिसेंटली एक न्यूज़ और आई थी कि 45th जो एडिशन है गिट टेक्स का ग्लोबल का, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्नोलॉजिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शोकेस है, वो भी दुबई में हुआ था और 5 दिन चला था, अक्टूबर 13 से 17 तक। ठीक है, कहाँ पे? दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर और दुबई हार्बर के अंदर। तो ये आपको याद रखना कि गिटेक्स क्या है और ये कहाँ हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। गजला हाशमी जो है वर्जीनिया की पहली इंडियन ओरिजिन और साउथ एशियन अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई है। बस ये नाम याद रखना है कि वर्जीनिया की पहली इंडियन ओरिजिन और साउथ एशियन अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बनी है उनका नाम क्या है? गजला हाशमी है। ठीक है, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2025 जो ऑब्जर्व किया जाता है 7 नवंबर को, और ये अनाउंस किया था डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। सितंबर 2014 के अंदर उन्होंने अनाउंस किया था ये डे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इन्फेंट प्रोटेक्शन डे 2025 जो है ऑब्जर्व किया जाता है 7 नवंबर को। ठीक है, वर्ल्ड वाइड, ये नेशनल नहीं है, ये इंटरनेशनल है, तो इसको ध्यान में रखना। थीम अब की बार वाले की क्या थी? प्रोटेक्टिंग, प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग इन्फेंट्स। ठीक है, चलिए चंद्रशेखर वेंकटरमन के बर्थडे के ऊपर जो एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है 7 नवंबर को। ठीक है, जो सीवी रमन जिनको बोल देते हैं, तिरुचिरापल्ली के अंदर इनका जन्म स्थान है। 1888 के अंदर ये पैदा हुए और ये पहले फिजिसिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला 1930 में। किस चीज़ के लिए? रमन्स इफेक्ट के लिए, जो कि डिस्कवर किया था इन्होंने 28 फरवरी 1928 को। ठीक है, चलिए कनकलता बरुआ जो कि एक फ्रीडम फाइटर रही है, उनको ऑनर दिया गया है असम की फर्स्ट टेक यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिनका इनॉग्रेशन जो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो अपनी निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने कॉर्नरस्टोन मतलब उनका नींव का पत्थर का शिलान्यास उन्होंने किया है। और इसी के साथ ये पहली टेक्नोलॉजी और वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी है गोहपुर में, असम में। और इसने कॉमेमोरेट किया है कनकलता बरुआ को, जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान शहीद हो गई थी। ठीक है, और उस टाइम वो मात्र 17 साल की थी। तो देखिए कितना अपने आप में नारी सशक्तिकरण का ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बस याद रखेंगे कि कनकलता बरुआ कौन है और ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनी है। चलिए, हैवी मेटल मिला है कावेरी रिवर के अंदर जो फिश हैं उनके अंदर भाई, और ये अपने आप में एक चौंकाने वाली जो न्यूज़ है
कि जो फिश कंज्यूम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर हैवी मेटल्स का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और किस लेवल पे ये जो है कंटामिनेशन हो चुका है। तो कैडमियम और लेड जैसे टॉक्सिक हैवी मेटल मिले हैं फिशेस के अंदर, जो कि कावेरी रिवर के अंदर पाई जाती हैं। मेटल एनालाइज्ड अगर स्टडी में किए जाएं तो क्रोमियम, कैडमियम, कॉपर, लेड एंड जिंक को एनालाइज किया गया है। मेन कंटामिनेंट्स जो कि कंसर्न के हैं वो है कैडमियम, लेड, जो कि दोनों ही परमिसेबल लिमिट से ज़्यादा मिले हैं। हेल्थ रिस्क इनके क्या हो सकते हैं कि ओकेजनल कंजप्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेगुलर टर्म पे या लॉन्ग टर्म पे कंजम किया जाए तो सेवरल जो है सीरियस हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, खासकर उनको जो वो फिश कंज्यूम करते हैं। पॉल्यूशन जो इंडिसेस यूज़ किए गए उसके लिए, जैसे आईजीओ, जियो एक्यूमुलेशन इंडेक्स और पॉल्यूशन लोड इंडेक्स जो है, ऐसी ऐसी चीज़ें यूज़ की गई हैं। और हैवी मेटल है क्या, ये एक तरीके से मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि हाई डेंसिटी होती है, जिनकी लार्जर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और टॉक्सिक होते हैं लेकिन कम कंसंट्रेशन के अंदर कंज्यूम किए जाए और कोई ओकेजनली किए जाए तो नहीं दिक्कत होती, लेकिन अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन के अंदर और रेगुलर कंजप्शन हो इनकी तो बॉडी में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो लेड, मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, निकल, कॉपर और जिंक, ये आपके हैवी मेटल के अंदर आते हैं। चलिए, ऑपरेशन कोल्ड्रॉन क्या है। ऑपरेशन कोल्ड्रॉन में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक बड़ा जो कार्टल है उसको डिसमेंटल किया है, जो कि ड्रग्स जो बेचने और बनाने के अंदर इन्वॉल्व था, और वो कहाँ था, वालसाद, गुजरात के अंदर, ठीक है। और ये वो ऑपरेशन का नाम दिया गया है। इसके अंदर जो एल्प्राजोलम है, एक साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है ये, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और इलीगल तरीके से जो है वो बेचा जा रहा था, उसका पर्दाफाश किया है। और ये जो एल्प्राजोलम है ये रेगुलेट किया जाता है किसके अंडर, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के अंडर। भाई अगर बात करें एल्प्राजोलम की तो मैंने बता दिया कि साइकोट्रोपिक एक ड्रग है जो कि बेंजोडाइजेपिन क्लास के अंदर काउंट होती है, और जो जनरली पैनिक डिसऑर्डर या एंजाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहे होते हैं उनको ये ड्रग जो है ये प्रिस्क्राइब की जाती है। लोग दरअसल इसको कंज्यूम करने लग जाते हैं कुछ और मज़े में कि भाई ठीक है वैसे वाला हाई होने के लिए, लेकिन जब ये ओवरडोज हो जाए इसकी और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अगर इसको लिया जाए तो इसके बहुत नेगेटिव एडवर्स इम्पैक्ट जो है देखने को मिल सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये ऑपरेशन वाइट कोल्ड्रॉन चलाया गया और बड़े कार्टेल का पर्दाफाश किया गया। चलिए, कैग ने प्लान किया है, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल ने, कि इसके ही अंडर 2 नए कैडर बनाए जाएं जिनका नाम सेंट्रल रिवेन्यू ऑडिट और सेंट्रल एक्सपेंडिचर ऑडिट रखा जाए, ठीक है, और जो कि 1 जनवरी 2026 से वर्किंग में आ जाए। तो क्या है ये हम देखते हैं, नाम मैंने इसके आपको बता दिए। और इसका काम क्या है कि जो सेंट्रल रिवेन्यू ऑडिट कैडर बनाया जाए वो काम करे स्पेशलाइज ऑडिट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट एंड रिवेन्यू है। सेंट्रल एक्सपेंडिचर ऑडिट कैडर जो है उसका मेन फोकस रहे एक्सपेंडिचर ऑडिट के ऊपर, जो भी मिनिस्ट्री हैं और डिपार्टमेंट्स हैं उनके एक्सपेंडिचर ऑडिट्स के ऊपर, ताकि एक तो जो एक्सपर्ट लोग हैं वही पर्टिकुलर काम करें और एक ट्रांसपेरेंसी भी आए और टाइम भी कम लगे उसके अंदर, ठीक है। एम डोमेन एक्सपर्टाइज का है ऑडिट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना और इंश्योर प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशन को गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। नीड क्या है इसकी कि अब जो सिस्टम चला हुआ है वो मल्टीपल स्टेट सिविल ऑडिट ऑफिसेज हैं उनके द्वारा हैंडल किया जा रहा है, जो कि कैडर के द्वारा कंट्रोल नहीं होते, और काफ़ी सारी फ्रेगमेंटेशन और इनएफिशिएंसी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये सजेस्ट किया गया है कि जो 4000 जो प्रोफेशनल्स हैं आउट ऑफ 42,000 जो टोटल स्टाफ है अभी का, उनमें से 4000 प्रोफेशनल को ये काम जो है दिया जाए, और जिससे मैन पावर की फ्लेक्सिबिलिटी जो है ऑल इंडिया ट्रांसफ़र लाइबिलिटी के थ्रू बढ़े। और बात करें इस कैग की तो ये उनका लोगो है नीचे, लोक हितार्थ सत्यनिष्ठ, डेडिकेट टू ट्रूथ इन पब्लिक इंटरेस्ट। और कैग का मेन काम यही है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ये ऑडिटिंग वगैरह का काम देखती है, स्टेट, सेंटर और जितनी भी गवर्नमेंट ओन्ड जो
चीज़ें हैं, बॉडीज़ हैं या फंडेड बॉडीज़ हैं उनको। ठीक है, आर्टिकल 148 से 151 के अंदर पूरा कैग का बताया गया है कि कैसे क्या इसके कॉन्स्टिट्यूशनल जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो दे रखी हैं। और इसको गार्जियन बोला जाता है, क्या, गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। अगर पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन में कि गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स किस एंटिटी को बोला जाता है, तो आप बोलेंगे कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देखें तो आर्टिकल 148 बताता है कि कैग की इस्टेब्लिशमेंट को, 149 बताता है कैग की ड्यूटीज और पावर्स को, 150 बताता है कि जो गवर्नमेंट अकाउंट्स है उनकी फॉर्म्स को, और 151 जो है वो डील करता है ऑडिट रिपोर्ट सबमिशन के साथ। ठीक है, अपॉइंटमेंट और टेन्योर देखें तो प्रेसिडेंट जो है पर्सनली अपने सिग्नेचर के साथ इनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि उनके बिहाफ पे कोई और मतलब इनको ज्वाइनिंग लेटर दे दे, ऐसा नहीं है। वो खुद अंडर हिज हैंड एंड सील, दैट्स व्हाई हियर मेंशन स्पेशली 6 साल या एज 65 तक ये जो काम कर सकते हैं, जो विच वन इज अर्लियर वो इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। या तो पहले 6 साल पूरे हो जाए या फिर 65 ईयर्स के वो पूरे हो जाएं, तभी वो सेवानिवृत्त कर दिए जाएंगे। और इनको रिमूव किया जा सकता है ओनली स्पेशल मेजोरिटी रिजोल्यूशन जो कि पार्लियामेंट के अंदर पारित हो तब। स्पेशल मेजोरिटी के अंदर 2/3 की प्रेजेंट और वोटिंग का काम होता है। ये मैं आपको पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जज की जो रिमूवल उसके अंदर मैं आपको करवा चुका। मैं इवन ये भी बताया था उस टाइम कि इम्पीचमेंट क्या होती है जो राष्ट्रपति के केस में, और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के केस में, फिर हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट भी मैंने बताई थी। लेकिन अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे और आप रिवीजन नहीं करोगे तो मैं आपको कितना भी कुछ करवा लूँ, आपके काम या याद रहने वाला नहीं है। इसलिए बोलता हूँ कि आप चैनल पे बने रहें, आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उन वहाँ जो जितनी भी पीडीएफ्स वगैरह है उनको कलेक्ट करते रहिए ताकि एक टाइम पे आप जल्दी उनको रिवाइज कर पाएँ। ठीक है, अगर बात करें 1971 एक्ट की तो इसके अंदर फंक्शन क्या है, जो भी एक्सपेंडिचर है कंसोलिडेटेड फंड और कंटीजेंसी फंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया और स्टेट्स का, उनकी ऑडिट्स करता है ये। ठीक है, और ये कॉमर्स वाले अच्छे से समझ पाएंगे कि ऑडिट क्या होता है। लेखा जोखा सारा, मतलब कहाँ से पैसा आया, कहाँ से पैसा गया, कितना बच गया, कितना इनकम हुई, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, सारा पैसे से जो जो भी लेन देन है। ठीक है, इसलिए तो गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स बोला है इसको, क्योंकि पब्लिक का ही तो पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, और पब्लिक पे ही जा रहा है, तो सही तरीके से जा रहा है या नहीं, सही तरीके से आ रहा है या नहीं, सारा काम ये देखते हैं। ठीक है, और जो ऑडिट रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट या गवर्नर को प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि फर्दर एग्जामिन होती है किसके द्वारा, पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा। एक तरीके से जो लेजिस्लेटिव कमेटीज हैं उनको, उनके लिए गाइड, फ्रेंड और फिलोसफर का काम करता है कैग। ठीक है, चलिए जी, जय हिंद। आज की इतनी ही न्यूज़ थी, कल फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स नई क्लास के साथ और नई न्यूज़ के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके एग्जाम्स में, आपके कहीं भी पॉपअप हो सकती हैं, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवाने में ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगी। तो एक भी क्लास छूटे ना, जैसे पोलियो की दवाई जैसी है कि 2 बूंद जिंदगी की। ठीक है, यहाँ तो एक ही बूंद है। ठीक है, तो एक भी बूंद, एक भी बच्चा छूटे ना। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो यहाँ से अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बदले में आप हमारा इतना काम कीजिए कि बाकी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ भी वीडियोस को शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, जैसे हम आपको कर रहे हैं आपकी जर्नी के अंदर। थैंक यू वेरी मच थिंकर्स फॉर वॉचिंग अस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टाटा।